नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा और एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलक फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में चढ़ा चुनावी पारा। सतना में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की लूट हुई बंद, देश का पैसा गरीबों का आ रहा है काम। वहीं प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज होगा माफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव आयोग में की शिकायत। नामांकन में आपराधिक जानकारी छुपाने का आरोप। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा एथिक्स कमेटी की जांच पूरी। आज की बैठक में सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को मिल सकती है मंजूरी। आज पहली बार अयोध्या में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक। अयोध्या से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। मंत्रियों ने हनुमानगढ़ी और रामलल्ला के लिए किए दर्शन। दिल्ली में आज से 18 नवंबर तक सभी स्कूल बंद। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज भी बुलाई बैठक। यूपी, पंजाब और मुंबई में भी जहरीले धुंध ने बढ़ाई चिंता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में आज गोवा में राष्ट्रीय खेलों का समापन। पदक तालिका में महाराष्ट्र अव्वल। उत्तराखंड में होगा अगला नेशनल गेम। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब से थोड़ी देर में न्यूजीलैंड श्रीलंका से होगा सामना। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना जरूरी। और सबसे पहले खबरें चुनावी राज्यों से। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां जारी हैं। सतना में उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, लूट, भ्रष्टाचार। ऐसे में जब जनता ने साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार को चुना, तब देश में विकास की बयार चली। यही वजह है कि देश के 4 करोड़ गरीबों को घर मिला। गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा। आप ही तो मेरा परिवार है। मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए। ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। वहीं उन्होंने युवाओं से सोच समझकर अपना मतदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका एक वोट त्रिशक्ति लिए हुए है, जो कि एक साथ 3 काम करेगा। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट
यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कुछ दूर ले जाएगा। यानी एक वोट 3 कमाल। और मध्य प्रदेश में अन्य दल भी प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने आज सतना के चित्रकूट में पहली रैली की और कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जशपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं रथ सभा में भी वो भाग लेंगे। इसके साथ ही पाथलगांव विधानसभा में रथ सभा में वो शामिल होंगे। अमित शाह कुनकुरी विधानसभा और चंद्रपुर विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। रायगढ़ विधानसभा में वे रोड शो करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विधानसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है। शेखावत ने इस मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि गहलोत ने सरदारपुरा सीट के लिए अपने नामांकन फॉर्म में 2 ऐसे मामलों की जानकारी नहीं दी है जो बेहद गंभीर हैं। अशोक गहलोत इस बार भी अपनी परंपरागत विधानसभा सीट जोधपुर के सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत ने 6 नवंबर को अपना पर्चा दाखिल किया था। वहीं बीजेपी ने गहलोत के सामने प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनाव मैदान में उतारा है। तो गहलोत के खिलाफ शिकायत और इस बारे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी ने सरदारपुरा सीट के लिए अपने नामांकन फॉर्म में 2 गंभीर आपराधिक प्रकरणों की जानकारी नहीं दी है। इससे नामांकन अपूर्ण संदिग्ध होता है और आपराधिक प्रकरण भी बनता है। इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को जानकारी देते हुए कानूनी तरीके से भी आपत्ति दर्ज कराई है। हमें उचित निर्णय की उम्मीद है। और सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट की निगरानी का जिम्मा अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सौंपा है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया कि वो स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की प्रगति पर नजर रखने के लिए स्पेशल बेंच का गठन करें। इसके साथ ही बेंच नियमित अंतराल पर सुनवाई कर ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब करे और हाई कोर्ट अपनी वेबसाइट पर केस दायर होने की तारीख और पेंडिंग केस का ब्यौरा डाले। दोषी करार दिए जाने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अलग से सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सौंपी जिम्मेदारी। और मिड डे प्राइम में अब बात ताजा खबर की। सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर तलवार लटक गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी की आज होने वाली बैठक में महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लेकर रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था।
और महुआ मोइत्रा इस मामले में 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। पहले इन आरोपों को महुआ ने गलत बताया था। हीरा नंदानी के कबूलनामे के बाद महुआ ने भी माना कि उन्होंने अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हीरा नंदानी को शेयर किया था। और तो महुआ पर लटकी तलवार, शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर महुआ मोइत्रा पर, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या वोटिंग होगी? क्या कुछ प्रक्रिया होगी आज की एथिक्स कमेटी की बैठक में? ये देखिए, 2 खबरें कल आई थी। पहली तो निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा था कि लोकपाल को उन्होंने शिकायत की थी महुआ मोइत्रा के भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी से जुड़ा जो मामला है, पार्लियामेंट लॉगिन को साझा करने। उसके बाद लोकपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यह दावा निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया महुआ मोइत्रा मामले में। और ये खबर आई मीडिया में कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई गई है, दरअसल जब ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है वो समिति के सदस्यों के सामने रखी जाती है और उससे पहले समिति के सदस्यों को भेजी जाती है। तो उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में मीडिया के हवाले से खबर आया कि दरअसल महुआ मोइत्रा के खिलाफ बहुत मजबूत और एक तरह से कहें आधार और तथ्य मिले हैं, जो जिसका जिक्र उस बहुत कह रहे हैं कि 400 पृष्ठ की रिपोर्ट है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से जो 3 मंत्रालयों से जो जानकारी मांगी गई थी उसका जिक्र किया गया है। पार्लियामेंट लॉगिन साझा करने की जो बात है जिसे महुआ मोइत्रा खुद स्वीकार कर चुकी हैं, हालांकि वो कह रहे हैं इसके लिए कोई नियम नहीं था। इन सब का जिक्र करते हुए दरअसल ये कहा गया है कि उनकी सांसदी एक तरह जो सदस्यता है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। होता क्या है कि जब ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा होती है, एथिक्स कमेटी के सदस्य उस पर चर्चा करते हैं, तब उसे या तो सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है या फिर कुछ सदस्य डिसेंट नोट लगाते हैं, असहमत जताते हैं जी। उस पर आज बैठक होनी है दोपहर बाद, और अगर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है, भले ही कुछ सदस्य हो सकता है कि उस पर अपनी सहमति न जताएं, तो लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश की जाएगी, यानी वो अंतिम एक तरह से रिपोर्ट होगी। लोकसभा अध्यक्ष को यह कहा जा सकता है कि जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उनकी सदस्यता जा सकती है, तो इसकी सिफारिश की जा सकती है कि वो दोषी पाई गई हैं, उनकी सदस्यता पर कार्रवाई की जाए। और अगर सदन चल रहा होता है तो वो रिपोर्ट सदन में रखी जाती है और सदन के सहमति या फिर उसके बाद आगे फैसला लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर सदन न चल रहा हो तो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिश है, उसके आधार पर वो फैसला ले सकते हैं। तो फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि महुआ मोइत्रा दोषी पाई गई हैं और उनकी सांसदी एक तरह से वो बर्खास्तगी की जानी चाहिए। तो अब जो आज दोपहर बाद 4 बजे विनोद सोनकर जो सांसद है बीजेपी, उनकी अध्यक्षता वाली जो एथिक्स कमेटी है वो बैठेगी, तमाम सदस्य उस पर फैसला लेंगे और अगर ये रिपोर्ट स्वीकार होती है और इसके बाद सिफारिश की जाती है तो निश्चित तौर पर जैसी खबरें आ रही हैं कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता लोकसभा की जा सकती है, क्योंकि ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं वो दोषी पाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है। जानना चाहेंगे, जिस तरह की हम तस्वीरों में भी देख रही है काफी नाराजगी यहाँ पर बरतते हुए महुआ मोइत्रा, तो ऐसे में आज का सत्र हंगामेदार होगा? विपक्ष का जो रवैया है वो होने वाला है काफी नाराजगी वाला। देखिए, जो समिति के सदस्य हैं उसमें संसदीय समितियों में कई सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं, विपक्ष के सदस्य होते हैं और आमतौर पर देखें समितियों में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन जब समिति किसी मुद्दे पर विचार करती है तो तथ्यों के आधार पर उसमें फैसला होता है, सबूतों के आधार पर उसमें फैसला लिया जाता है। ये जरूर है कि पिछली बार की बैठक में हमने देखा था कि महुआ मोइत्रा ने हंगामा किया और वो बाहर आ गई। उसके बाद विपक्षी दल के जो सदस्य हैं कमेटी के, वो भी बाहर आ गए थे, दानिश अली हो या फिर बाकी सदस्य हो। तो ये देखना होगा कि क्या आज कुछ सदस्य असहमति नोट लगाते हैं, कौन कौन वो सदस्य होंगे विपक्षी दल के जो इस अगर कोई फैसला लेती है एथिक्स कमेटी तो उस पर अपनी एक तरह से राय उसके इतर रखते हैं। तो उसमें डिसेंट नोट कहते हैं, यानी कि सर्वसम्मत से फैसला नहीं, बहुमत से फैसला लिया जाता है। और हम जानते हैं कि बहुमत से फैसला जो लिया जाता है वो एक सिफारिश होती है और वो एक तरह से उस सिफारिश पर लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं, वो उनके निश्चित तौर पर दायरे में आता है। तो अगर बहुमत से भी फैसला होता है, ड्राफ्ट कमेटी को स्वीकार किया जाता है और उनकी महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की जाती है, तो आप समझिए कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और दूसरी बात यह है कि संसदीय समिति ये भी कह सकती है कि जो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, यानी जो पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का मामला है,
ये सरकार को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जा सकता है। तो यानी सक्षम एजेंसी जो भी है, लोकपाल सीबीआई को मामला भेज चुकी है, ऐसा दावा तो निशिकांत दुबे कर ही चुके हैं। क्या इस पर मुकदमा दर्ज होगा या एफआईआर दर्ज की जाएगी, वो सरकार से उस पर फैसला लेने को कहा सकता है। तो न्यायालय में भी यह मामला जा सकता है, जहां तक भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सवाल है। लेकिन संसद सदस्य के तौर पर क्या उनकी बर्खास्तगी होगी या नहीं होगी, ये आज निर्भर करेगा कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो स्वीकार होती है और उस पर क्या सिफारिश होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया में आ ही रहा है कि उनकी बर्खास्तगी की लोकसभा सदस्यता से सिफारिश की गई है। तो निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा की मुश्किलें न केवल उनके सांसद पद को लेकर बढ़ने वाली है, बल्कि भविष्य में हम देख सकते हैं कि कानूनी लड़ाई भी उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लड़नी पड़ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई महुआ मोइत्रा की और उन पे एक तलवार लटकती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद गहन और डिटेल्ड यहाँ पर जांच की गई है महुआ मोइत्रा पर, और यहाँ पर एक करीब 400 से ज़्यादा पन्नों की एक जो उनकी रिपोर्ट है वो तैयार की गई है एथिक्स कमेटी से। देखते हैं आज क्या होगा। आज काफ़ी हंगामेदार रहने की उम्मीद है जो एथिक्स कमेटी का जो होगी सत्र। और खबरों में आगे बढ़े तो कवि कुमार विश्वास के काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों पर कथित हमले के दावे को गाजियाबाद पुलिस ने गलत बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर गाजियाबाद पुलिस ने लिखा कि कुमार विश्वास के काफिले पर किसी अज्ञात व्यक्ति के हमले के मामले में प्रारंभिक जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इंदिरापुरम थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले कुमार विश्वास ने बुधवार को ट्वीट कर बताया था कि अलीगढ़ जाते समय उनके काफिले पर किसी कार सवार ने हमला कर दिया था। उसने काफिले में चल रही सुरक्षा कर्मियों की कार को टक्कर मारी थी। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ लगातार कई दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में तरह तरह के उपाय लागू करने वाली है। दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार, आरके पुरम, पंजाबी बाग और आईटीओ में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज से 18 नवंबर तक सभी स्कूल शीतकालीन अवकाश के लिए बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार के ऑड इवन स्कीम की प्रभावशीलता की समीक्षा करने के बाद दिल्ली में ये योजना फिर लागू होगी। इसके अलावा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 20 नवंबर के आसपास क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश की जाएगी। ऐप आधारित टैक्सियों यानी कि ओला, उबर पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और दिल्ली से अलग पंजाब और मुंबई में भी वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता और सेहत दोनों बिगाड़ रखी है। पंजाब में पराली जलाने से राज्य में प्रदूषण का स्तर गंभीर होता जा रहा है। वहीं मुंबई में पिछले कुछ दिनों में खराब और मध्यम रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बीच मुंबई में BMC ने निजी और सरकारी परियोजनाओं के काम में लगे ठेकेदारों और रियल एस्टेट फर्मों को नोटिस भेजकर धूल को कम करने के मानदंडों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा है। अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में महिलाओं पर की गई विवादास्पद टिप्पणी की आलोचना की है। जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा और महिलाओं की भूमिका पर नीतीश कुमार ने विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी की निंदा करते हुए मैरी मिलबेन ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। Today, India faces a defining moment right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. I believe the time is now for Nitish Kumar to resign and for an Esther to arise in Bihar. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. Namaste.
और भारत और अमेरिका के बीच अगले 48 घंटे में होने वाली 2+2 वार्ता पर दुनिया भर की नजरें होंगी। दोनों देशों ने कई मौके पर द्विपक्षीय और वैश्विक चिंताओं एवं हिंद प्रशांत में जारी गतिविधियों पर अपने साझा दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखा है। 2+2 की ये बातचीत कल राजधानी दिल्ली में होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए 10 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग को बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह वार्ता अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बीच हो रही है, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के बीच का संघर्ष भी जारी है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा रक्षा के क्षेत्र में को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना है। उसके साथ ही अगले वर्ष भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्लिंकन अपनी तेल अवीव, जॉर्डन, टोक्यो और सियोल की यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी अपने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिका यात्रा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। दोनों ही नेताओं के बीच जो बातचीत का दौर रहा है वो लगातार जारी रहा है और ऐसे में जब दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी तो यूएस इंडिया पार्टनरशिप का जो फ्यूचरिस्टिक विजन रखा गया है उस पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा सकती है। पिछले साल चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, जहां वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन इस साल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 2 महीने पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में मौजूद थे। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सभी की नजरें होंगी इस वार्ता पर। और आइए अब बात अयोध्या की। राम की नगरी अयोध्या आज फिर सुर्खियों में आ गई है। आज पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या में कैबिनेट बैठक बुलाई और अयोध्या में विकास की कई परियोजनाएं, खास तौर पर धार्मिक पर्यटन के विकास के लिहाज से लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर कैबिनेट में मोहर लगाई गई। योगी आदित्यनाथ ने यहां राम कथा संग्रहालय में कैबिनेट की बैठक की। तो कैबिनेट बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला मंदिर में पूजा की। और अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण किया। तो अयोध्या में पहली बार योगी आदित्यनाथ का दरबार लगा। रामलला के दर्शन के बाद वही कैबिनेट बैठक। और आइए अब से रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर का, जहां अमित शाह इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने
राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। और आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो सभी को बारी बारी अयोध्या दर्शन कराने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करने वाली। माताओं, भाई और बहनों, राहुल बाबा हमें कहते थे कि तिथि कब बताओ। लो राहुल जी बता दी, 22 जनवरी 2024। मुझे मालूम है आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर बगीचा वालों आप सभी लोग जाएंगे ना? जरा जोर से बोलो, जाएंगे ना? एक कांग्रेस सरकार के राज में अंधाधुंध धर्म परिवर्तन होने का काम रखा। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये जुदेव जी की भूमि है, यहां पर कोई भी आदिवासी भाई बहन का धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे, उसको सुरक्षा। माताओं, भाई और बहनों, यहां पर जो राज रहा 5 साल, वो राज भ्रष्टाचार का राज रहा है। कि जो अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले, हजारों करोड़ के। अंतर क्या होता है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुए का सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे, उसमें घपला, आवास भेजे, उसमें घपला, कोरोना का राहत भेजा, उसमें घपला। हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा? भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है सट्टे पे सट्टा। कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। मित्रों, मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और सीधे रुक करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर का, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे? याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया था। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले
मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा देते, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। आज मुझे संतोष है कि गरीब उस मां को भूखे बच्चे देख करके रात भर रोना नहीं पड़ा। मेरे जीवन का ये संतोष है। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को लेके अन्न क्षेत्र चल जाए, 3-3 साल तक चल जाए, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन बच्चों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? जी नहीं, मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो ये दिसंबर में इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जिस काम से आपको पुण्य मिलता हो, वो काम मोदी बंद नहीं कर सकता है। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मैं सही कर रहा हूं। मुझे 5 साल इन लोगों को मुफ्त में राशन देना चाहिए ना? हर गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। पूरी ताकत से बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। हर गरीब का बच्चा, उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो, वो अपने परिवार का जीवन बेहतर करने में अपनी ऊर्जा लगा सके। भाजपा सरकार में यहां छतरपुर में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर भी मिले हैं। अगर किसी को एक कमरा किराए पर मिल जाए ना,
तो भी वो आशीर्वाद देता है, ये आपके बेटे ने यहां पर 1 लाख लोगों को पक्के घर दिए। जिनको अभी नहीं मिला है, जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत ना आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं उनको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। मेरी बात पहुंचाओगे, हर घर में पहुंचाओगे, हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाओगे, गरीब से गरीब को जाके बताओगे। और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। तो भारी जन समर्थन यहाँ पर प्रधानमंत्री की चुनावी सभा। तो 17 नवंबर है तारीख जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता निकलेगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। मिड डे प्राइम में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। के बाद स्वागत है। दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे। यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। नियमों का उद्देश्य नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है। और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। एशिया 2024 में भारत की यूनिवर्सिटीज ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में जहां इस बार के भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, वहीं चीन के 133 और जापान के 96 विश्वविद्यालय हैं। पिछली रैंकिंग के मुकाबले भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले साल की तरह IISc बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर और कानपुर ने एशिया की शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। देश में IIT बॉम्बे ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें व्यापार प्राइम में। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत हमेशा से अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे तब इस बात को अच्छे से देखा और महसूस किया जा चुका है।
और विपो की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से 34 लाख से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 2022 में ही भारत के किए जाने वाले आवेदनों में करीब 32% की वृद्धि हुई है। दुनिया में इनोवेशन इंडेक्स जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2022 में पूरी दुनिया से 34 लाख से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए गए। अच्छी खबर यह है कि साल 2022 में भारत से किए गए आवेदनों में करीब 32% की वृद्धि हुई, जो दुनिया में इनोवेशन करने वाले देशों में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री ने WIPO रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत में पेटेंट आवेदनों में बढ़ोतरी हमारे युवाओं में नवाचार के प्रति उत्साह को दर्शाती है और आने वाले समय के लिए ये काफी सकारात्मक है। दरअसल 2015 में स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत के बाद नवाचार को लेकर युवाओं में वाकई काफी उत्साह दिखाई दिया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। India has made significant progress in the Global Innovation Index. It is moved in the top 40 last year in 2022. This is a remarkable achievement, and particularly in the income category that India is in, it is amongst the top performing nations when it comes to Global Innovation Index. Global Innovation Index also demonstrates India's ability to not only innovate but also expedite the process through which these innovations are documented as well as they are commercialized. स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत पेटेंट दाखिल करने की लागत में सरकार ने 80% तक की कमी का ऐलान किया। सितंबर 2021 में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा फाइल किए गए पेटेंट पर भी शुल्क में 80% की कटौती की गई। साल 2016-17 में कुल 45,444 पेटेंट दाखिल किए गए, जबकि 2022 में संख्या 55,000 को भी पार कर गई है। 7 सालों के सफर में 1.14 लाख नए स्टार्टअप्स पैदा हुए और यूनिकॉर्न्स की संख्या शतक को पार कर गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 70% यूनिकॉर्न बीते 3 सालों में बने हैं, जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा है। स्टार्टअप्स ने भी पेटेंट फाइलिंग की प्रक्रिया में आसानी को स्वीकार करते हुए सरकार का आभार जताया। We are converting sea water into drinkable water by solar energy. We are working on the solar thermal desalination. अभी जो ये पेटेंट फाइल करने का जो प्रोसेस है वो देख के बहुत लेंदी लगता है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे हमारे पास मेंटर करने के लिए FITT IIT दिल्ली है और अवर टीम है IIT रोपड़ में, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले एक एब्स्ट्रैक्ट फाइल करके उनको देते हैं कि ये हमारा नोवेल्टी है, इसको हम फाइल करना चाहते हैं और अपने इनोवेशन के इन एस्पेक्ट को सेफगार्ड करना चाहते हैं। फिर वो उसके ऊपर एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन बना के देते हैं कि इस तरह से यू कैन बेसिकली आप अपने नोवेल्टी को ब्रॉडन तरीके से बचा सकते हो ताकि उसको कोई चोरी न कर पाए। WIPO के रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू पेटेंट सबसे ज्यादा भारत और चीन में फाइल किए गए, जबकि UK, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ने देश के बाहर सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए। 2022 में भारत ट्रेडमार्क फाइल करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल रहा और 2022 में 29 लाख ट्रेडमार्क फाइल किए गए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ भारत और भारतीयों के लिए बल्कि अमेरिका भारत संबंधों और दुनिया की वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। Brothers and sisters of India, namaste. Many people ask why I support Prime Minister Modi and follow India affairs so closely. The answer is simple. I love India and the Indian people globally. And I believe Prime Minister Modi is the best leader for India and the progress of Indian citizens. He's the best leader for the US-India relationship and for the global economic stability of the world. Moreover, he is a leader who believes in the empowerment of women. From paving the way for President Murmu's historic election to appointing women in key cabinet positions to encouraging Indian women athletes in their achievements, the Prime Minister stands for women. एक और एक छोटा सा प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या खास है आज खेल जगत में?
शुक्रिया जय। और खेलों की खबर की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खेलों के साथ, जो कि गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल आज समाप्त हो जाएंगे। समापन समारोह आज शाम आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। इन खेलों में इस बार खेल के तमाम रंग देखने को मिले हैं और हार और जीत से ऊपर उठकर इन खेलों में युवा जोश और अनुभव का मिश्रण भी देखने को मिला। इन खेलों में जहां इस बार कोस्टल रोइंग को पहली बार शामिल किया गया, तो वहीं बीच हैंडबॉल की भी वापसी देखने को मिली। इसके साथ ही ताइक्वांडो के खेल की भी इस संस्करण में वापसी हुई। इस बार महाराष्ट्र का दबदबा जो है वो इन खेलों में देखने को मिला, जिसने शुरुआत से ही पदक तालिका में खुद को सबसे ऊपर रखा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेलों का अगला संस्करण अब उत्तराखंड में आयोजित होगा। और अब बात कर लेते हैं तीरंदाजी की। बैंकॉक में चल रही एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस चैंपियनशिप में भारत को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। पहले स्थान पर कोरिया रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक रहा। भारत ने कंपाउंड महिला टीम इवेंट में गोल्ड, कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण और कंपाउंड व्यक्तिगत में परनीत ने स्वर्ण पदक जीता। और अब बात कर लेते हैं वनडे वर्ल्ड कप की, जहां पर आईसीसी वनडे विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से हो रहा है। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी के मैदान पर उतरेंगी। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जो है वो हर हाल में आज दर्ज करनी होगी। वहीं श्रीलंकाई टीम की कोशिश होगी कि वो अपने आखिरी लीग मैच में जीत के साथ विश्व कप 2023 के अभियान को समाप्त करे। श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर है। फ्लैट पिच होने के चलते गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। ऐसे में अगर कोई टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनती है तो वो चाहेगी कि कम से कम 350 से अधिक का स्कोर करे, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड ने इसके खिलाफ जाकर के जो टॉस जीता है उसके बाद टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां रियल मैड्रिड की टीम यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 में पहुंच गई है। टीम ने स्पोर्टिंग ब्रागा के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। रियल मैड्रिड की ओर से ब्राहिम डायज, विनीशियस जूनियर और रॉड्रिगो ने गोल किए। ये लगातार 26वां सीजन है जब रियल मैड्रिड की टीम प्रतियोगिता के नॉकआउट राउंड में पहुंचने में कामयाब हुई है। वहीं आर्सेनल की टीम ने यूएफए चैंपियंस लीग में सेविया की टीम को हराने में कामयाबी हासिल की। आर्सेनल ने सेविया को 2-0 से हराया। आर्सेनल की ओर से ट्रोसार्ड और साका ने 1-1 गोल किए। ट्रोसार्ड ने खेल के 29वें मिनट में गोल किया, जबकि साका ने 64वें मिनट में गोल दागा। वहीं बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो टीम को एफसी कोपेनहेगन के हाथों 4-3 से हार का मुंह देखना पड़ा। तो जया, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी खबरें और आइए अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। तो गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए बना करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। आस्था का ये केंद्र न सिर्फ हिंदू और सिखों के लिए बल्कि गुरु नानक देव जी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए भी खासा महत्व रखता है। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं पाकिस्तान के करतारपुर जिले में बिताए थे। यह वह पवित्र भूमि है जहां श्री गुरु नानक देव जी पहले सिख समुदाय की स्थापना की, कई नैतिक सिद्धांत निर्धारित किए और सिख धर्म के दूसरे गुरु को चुना। 70 वर्षों से अधिक समय से तीर्थयात्री श्री करतारपुर साहिब को केवल दूरबीन लेंस के माध्यम से देख सकते थे। इसके बाद तकरीबन 4 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मानव गलियारे का उद्घाटन किया गया। इसके जरिए भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के पाकिस्तान के करतारपुर जाने की अनुमति मिली। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी।
दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। इसमें भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी। दोनों देशों के बीच दशकों से बढ़ते तनाव के बावजूद इस पहल ने अमन और शांति का संदेश दिया। भविष्य के दृष्टिकोण से भी इस कदम को महत्वपूर्ण माना गया। आज श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा न केवल सिखों और हिंदुओं के लिए बल्कि श्री गुरु नानक देव के प्रति समर्पित भाव रखने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए भी खासा महत्व रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सभी की आस्था का प्रतीक करतारपुर गुरुद्वारा। और आइए अब बात गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि गोवा को इफ्फी का स्थायी आयोजन स्थल घोषित किए जाने के बाद साल दर साल इफ्फी की लोकप्रियता बढ़ रही है। 54th edition of International Film Festival. So today we had a review meeting to the preparation. So you know this year Mr. Michael Douglas, he got the award for Satyajit Ray Award. He is also coming. So today this entire Goa we are preparing like 1 week full festival. Okay. For that a preliminary meeting today we came. I met our Honorable Chief Minister. Chief Minister also instructed to the officials to do work fast. तो बस चंद दिन का इंतजार और गोवा में लगेगा दुनिया भर के सिने प्रेमियों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस कंडक्टर का काम करने वाले मरिमुथु योगनाथन का जिक्र किया था। योगनाथन अपने वेतन का काफ़ी हिस्सा वृक्षारोपण काम में खर्च करते हैं। योगनाथन अपनी बस में सफ़र करने वाले यात्रियों को मुफ्त में पौधे भी देते हैं। योगनाथन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। I'm a bus conductor. I am doing environment work 26 years. I am spent my salary 40% this environment work. Listen of radio, especially Man Ki Baat of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Our Honorable Prime Minister spoke about me in Man Ki Baat. After our Prime Minister spoke, helped me to work more the society in passionate trees. तो बीते 26 वर्षों से ये काम कर रहे हैं वो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यूथ ब्रिगेड टीम का भी जिक्र किया था। यूथ ब्रिगेड ने कर्नाटक के श्री रंगपट्टनम में स्वच्छता अभियान चलाकर प्राचीन वीरभद्र स्वामी मंदिर की काया पलट ही कर दी थी। रंजीत अंता, मैं 3 साल से युवा ब्रिगेड के साथ काम कर रहा हूं। हमने सोशल मीडिया पर क्लीन टेम्पल्स हैशटैग बनाया है और इसके कारण मंदिरों की सफाई शुरू हो गई। श्री रंगपट्टनम के कई मंदिरों में से वीरभद्रेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर था जो बहुत बुरी हालत में था। हम सभी ने स्वेच्छा से इस मंदिर की सफाई में योगदान दिया। इसकी पुरानी भव्यता को बहाल कर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जिस स्थान पर कभी कोई नहीं जाता था वहां आज लोग पूजा करने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में हमारे काम की सराहना की। हमें इस बात की बहुत खुशी है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन के बाद और भी ऊर्जा के साथ ये अपने मिशन में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। इस मौके पर देहरादून की पुलिस लाइन में मुख्य समारोह हुआ। आप भी देखिए इस रंगारंग कार्यक्रम की एक झलक। खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड का जौनसारी जनजाति क्षेत्र ग्रामीण महासुदीर एवं मां सरस्वती विद्या का प्रतीक है, उसी प्रकार लखपति बत्ती दीदी हमारा प्रस्तुत झांकी में पिथौरागढ़ जनपद स्थित ग्राम गुंजी में प्रस्ताव
इसके पश्चात आ रही है महिला सशक्तिकरण। इसके समक्ष वात्सल्य सदन दर्शाती महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की पीस टू प्रॉस्पेरिटी के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार उत्तराखंड प्रदेश को कृषि एवं औद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने जहां पर निर्वाचन राज्येषु प्रचारः तीव्रीभूतः।